आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेकर के चलेंगे हम अराइल अमीन की, दैट इज एनिलीन की। इंपॉर्टेंट है बेटा, एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस पे। एनिलीन आपको पता है नाइट्रोजन पे लॉन पेयर हैं, इस साइड लॉन पेयर क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डोनेट करेगा। तो कैसा ग्रुप है ये, जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना। लेकिन ये रिंग को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कैरी आउट करवाते हैं तो हमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलते, क्योंकि रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा और इलेक्ट्रोफाइल सभी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक कर देगा और पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन कई बार हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जो अमीनो ग्रुप का NH2 ग्रुप है, इस अमीनो ग्रुप का हम जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसको रिड्यूस करते हैं। और उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं एसिटाइलेशन। उसको रिड्यूस करने के लिए हम एसिटाइलेशन करते हैं। यह चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। In order to reduce the activating effect of amino group, we use acetylation. एसिटाइलेशन में क्या करेंगे, एक कैसिटाइल ग्रुप जो होगा वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। जैसे एनिलीन का हम एसिटाइलेशन करें तो एनिलीन के एसिटाइलेशन से क्या होगा, एसिटाइलेशन करें इसका किससे करें, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, यही है। तो एसिटाइलेशन में क्या होगा, सिंपली जो हाइड्रोजन होगा वो किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एसिटाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दिस इज एसिटाइल ग्रुप, कर चुके हैं आप ये रिएक्शन ऑलरेडी, इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा NHCOCS3। अब एसिटाइलेशन से क्या हो गया कि नाइट्रोजन जो लोन पेयर हैं वो इस साइड ये रिंग अपनी तरफ विड्रॉ करेगा रेजोनेंस के थ्रू, और इस साइड CO ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यह भी विड्रॉ करेगा। और यहां पर जो नाइट्रोजन की टेंडेंसी थी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की रेजोनेंस के थ्रू, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहां पे जो CO ग्रुप आ गया ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है इनको अपनी तरफ खींच लेगा। तो नाइट्रोजन की बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगी। और इस केस में अगर हम इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यह रीजन आ जाएगा कि एसिटाइलेशन से मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिलते हैं। और जो यह मेथड हमने किया है अमीनो ग्रुप का एसिटाइलेशन के थ्रू, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। इसको हमने नाम दे दिया प्रोटेक्शन। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, क्लियर। एंड दिस प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय acetyl group, or you can say through acetylation, can be used to control the rate of substitution and to prevent the formation of di and tri substituted product, or you can say poly substituted product। इसलिए इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेकर के चलते इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में अगर हम इसकी कैरी आउट करें ब्रोमिनेशन, तो अगर एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर से, यानी ब्रोमीन से इसको ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट दैट इज H2O, तो देखिए रिंग को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है कि यहाँ पर हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
जो हम लेविस एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, हैलोजन कैरियर यूज़ करते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर आपको पता है NH2 ग्रुप रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, तो यहाँ पे Br ग्रुप जो लगेगा वो सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा और हमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ये मिलेगा, इसमें ये प्रोडक्ट मिलेगा प्लस 3HBr। ये रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए पहले इस ग्रुप को क्या करना पड़ेगा? पहले इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इसको ट्रीट कराना पड़ेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से। इससे ट्रीट कराएंगे तो क्या निकल जाएगा यहां से? COH, और इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा। एसिटाइलेशन होगा तो यहां पर क्या ग्रुप आ जाएगा? NHCOCS3। ये आ जाएगा। और ये आने के बावजूद अब इसका ब्रोमिनेशन कर देते हैं हम। अब इसका ब्रोमिनेशन कर देंगे। अब इसका ब्रोमिनेशन कैरी आउट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन होगा तो कहां लगेगा? Br, ऑर्थो और पैरा पे। तो यहां पे आ गया आपके पास एज इट इज NHCOCS3, और ये आ गया आपके पास Br, और ये आ गया आपके पास ऑर्थो पे। मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला होगा। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा वाला होगा। तो दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर। अब जो यहां पर ग्रुप है आपके पास NHCOCS3, इसको वापस NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो इसकी हाइड्रोलाइसिस कैरी आउट कर देते हैं हम। इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएंगे CS3COOH। ये निकल जाएगा यहां से। और यहां क्या आ जाएगा आपके पास? वापस NH2 ग्रुप, NH2 Br प्लस NH2Br। तो ये क्या हो गया? इसका मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसका ब्रोमिनेशन हो गया Br। ये वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा इसमें? पैरा ब्रोमो एनिलीन, और यू कैन से 4 ब्रोमो बेंजीन अमीन, बेंज अमीन, और इसमें 2 ब्रोमो बेंज अमीन। ये क्या होगा? ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा, ये माइनर रहेगा। अदरवाइज देखिए, अगर ग्रुप का आप प्रोटेक्शन नहीं करते थे और फिर इसका ब्रोमिनेशन कैरी आउट करते थे तो हमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता था। यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं इसकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अगर हम इसकी नाइट्रेशन कैरी आउट करवाएं एनिलीन की, तो इसमें हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करेगा नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ साथ। तो इसलिए डायरेक्ट नाइट्रेशन जब हम एनिलीन का कैरी आउट करते हैं तो ये इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आ जाते हैं। बहुत सारे टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आ जाएंगे इसके अंदर। तो अगर यह पूछ लें कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि हम डायरेक्ट एनिलीन का यानी कि एरोमेटिक अमीन का नाइट्रेशन क्यों नहीं कैरी आउट करते नाइट्रिक एसिड से, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर नाइट्रेटिंग रिएजेंट के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करेगा और हमें बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसलिए डायरेक्ट जो नाइट्रेशन एरोमेटिक अमीन्स का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से वो यूजफुल नहीं है। और इसमें जो आपको नाइट्रेशन प्रोडक्ट मिलेंगे वो कौन से
मिलेंगे वो कम मिलेंगे, और टेरी प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर इसका नाइट्रेशन हम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन करवाएं तो नाइट्रेशन जो एनिलीन का होगा वो हमें क्या देगा, ये देखिए, HNO3 कंसनट्रेटेड इसमें यूज करें प्लस H2SO4, यह आपके पास होगा नाइट्रेटिंग रिएजेंट, और रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं 293 केल्विन पे। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ये देखिए, पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा प्लस मेटा नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा, और थोड़ा सा हमें ऑर्थो वाला भी मिल जाएगा। अगर यहां पे हम कहें तकरीबन 51% ये मिलता है, 47% ये मिलता है, और बचा हुआ 2% ये मिलता है। तो अब यहां भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया आपका, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बना है, एनिलीन आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये मेटा वाला प्रोडक्ट कहां से आ गया, यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है भाई, कि जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बनता है, इसका क्या रीजन है। तो इसका सिंपल सा रीजन ये आ जाएगा कि इस केस के अंदर क्योंकि एसिडिक मीडियम है और स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन होने की वजह से क्या होगा कि ज्यादातर जो एनिलीन है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है, तो ज्यादातर जो एनिलीन है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। H पॉजिटिव ले लेगा एसिड से और क्या बना देगा, NH3 पॉजिटिव ये बना देगा। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा एसिडिक कंडीशन है, और एसिडिक कंडीशन होने की वजह से स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन है, तो यहां पर मोस्ट ऑफ एनिलीन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में। और जो यहां बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप अब जो लगा है NH3 पॉजिटिव, ये जो ग्रुप लगा है, दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यह ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसलिए हमें यहां पर मेटा प्रोडक्ट मिलता है। वाई दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई, मुझे बताएंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको ना पता चले तो मेरे से पूछेंगे जरूर इसके बारे में, यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग बताएंगे मुझे कि यह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है, कैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, किस तरह से एक्ट करेगा। और यही रीजन है कि यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके ज्यादातर जो एनिलीन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयंस के अंदर, और एनिलीनियम आयन में जो NH3 पॉजिटिव ग्रुप है यह ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। इसी वजह से अनएक्सपेक्टेड लार्ज अमाउंट हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन की ऑब्टेन होती है यहां पर। ये देखिए बेटा, अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कि यहाँ पे मेटा वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये वाला जो यहाँ पे मिल रहा है आपको मेटा वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए नाइट्रेशन करते वक्त, नाइट्रेशन जब करते हैं तो हम पहले इसको एनिलीन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसका एसिटाइलेशन कर लेते हैं। तो यह मेथड इसमें हम यूज करते हैं कि एनिलीन है, एनिलीन का पहले क्या कर ले, प्रोटेक्शन कर लो, एसिटिक एनहाइड्राइड यहां पे यूज कर लो, यानी इसका कैरी आउट कर दो आप एसिटाइलेशन, और यहां से क्या निकल जाएगा, CH3COH ये निकल जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका प्रोटेक्शन कर लिया आपने NHCOCH3, एसिटानिलीड बन जाएगा, ये एनिलीन का कॉमन नेम है, ये एसिट एनिलीड यह बन जाएगा। और अगर इसका आईयूपीएसी देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी, यहां से 1 2 और एन पे क्या है, एन फिनाइल
इथेनमाइड, यही है ना। ये देखिए, अगर इसका IUPAC कहें तो क्या आ गया, इसको ऐसे लिख ले, CH3CONH, और ये आ गया इस पे C6H5, एसिटेनलीड का। यही हुआ है नाइट्रेस। इसके बाद प्रोटेक्शन के बाद यही ग्रुप है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1 ये 2, तो एन फिनाइल इथेन अमाइड, यही कह देंगे एन फिनाइल इथेन अमाइड। ये इसका IUPAC हो जाएगा एसिड एनिलीड का। ये बन गया आपके पास। अब इसका नाइट्रेशन कैरी आउट कर दो, अब इसका नाइट्रेशन कैरी आउट कर दो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 का क्या रोल है नाइट्रेशन के दौरान, वो सारा हम आपको 11th में बता चुके हैं। मैकेनिज्म 11th से आप देखिएगा, नाइट्रेशन जो बेंजीन का किया था वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये एसिड और ये बेस का काम कर रहा है, और ये नाइट्रोनियम आयन जो प्रोड्यूस करता है NO2 पॉजिटिव, और रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं तकरीबन 290 केल्विन के आसपास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो और पैरा ही आ जाएगा आपकी बार। ये आ गया यहाँ पर NHCOCS3। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, ये भी खींच लेगा रिंग भी और ये भी खींच लेगा, तो इसलिए यहाँ ज्यादातर मॉलिक्यूल्स का जो है वो H पॉजिटिव लेकर के और एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यह इसका फायदा हो जाता है कि इस तरह से हम इसको कैरी आउट करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, NO2 प्लस NHCOCS3, और ये आ जाएगा NO2। ऑब्वियसली ये वाला मेजर और ये माइनर। अब क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस कैरी आउट करवा दें और वापस ये जो ग्रुप है इसको NH2 में कन्वर्ट कर ले। तो वापस इसकी अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दें, क्या निकल जाएगा, CH3COH, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और मेजर क्या रहेगा इसमें, पैरा नाइट्रो एनिलीन। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। अब देखो मेटा नहीं आया इसके अंदर, मेटा अवॉइड कर दिया, और अगर डायरेक्ट कर रहे थे तो वहां पे क्या आ रहा था, मेटा आ रहा था। ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट, ये आ जाएगा। तो ये हो गया इसका नाइट्रेशन। आगे लेके चलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस, that is Friedel-Crafts acylation and Friedel-Crafts alkylation। अब आपको ये पता है कि आपके पास जो एनिलीन है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर हैं, और नाइट्रोजन पे अगर लॉन पेयर हैं तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, लेविस बेस की तरह काम करेगा। और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन में आप क्या यूज करते हैं, आप लेविस एसिड यूज करते हैं, लाइक एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एनहाइड्रस। हेलोजिनेशन में इनकी जरूरत नहीं पड़ी थी, हेलोजिनेशन में इनकी जरूरत नहीं पड़ी थी, रिंग को इतना एक्टिवेट कर दिया था इन्होंने। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की जरूरत पड़ती है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए। और जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये किसका काम करेगा, ये काम करते हैं लेविस एसिड का। ये हो या FeBr3 हो, ये लेविस एसिड का काम करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, यह दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, और कंबाइन करके क्या बनाएंगे, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है, अपने लॉन पेयर इसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और लॉन पेयर इसको देगा AlCl3, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव। यह अपने लॉन पेयर एल्यूमिनियम को दे देगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो यह बन जाएगा इसके अंदर कंबाइन करके, क्योंकि ये लेविस बेस है, लेविस एसिड है, इसके साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करके क्या बना लेगा, ये वाला ग्रुप बना लेगा।
और अब क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यह जो ग्रुप यहां पर आया है NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, यह एक्ट करता है एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा तो यह बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। और बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। यह जो ग्रुप है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसकी वजह से यह एक्ट कर जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये बनेगा तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अब एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन या अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। यह भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन क्यों नहीं दिखाते, तो उसका रीजन ये आ जाएगा। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बेटा इसका। नेक्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, यहां पे अमीनो ग्रुप जो है आपको बताया हमने बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस एक्टिवेटिंग ग्रुप के होने के बावजूद भी सल्फोनेशन जो है वो ड्रास्टिक कंडीशन में कैरी आउट करवाते हैं। सल्फोनेशन जो है वो ड्रास्टिक कंडीशन में कैरी आउट करवाते हैं। टेम्परेचर जो है वो 455 टू 475 केल्विन तक करना पड़ता है इसके अंदर। तो यहां पर क्या होगा, जब एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं, एनिलीन को जब ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 455 टू 457 केल्विन पे, तो यहां पर हमें मिलता है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये मिल जाएगा। पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। नाउ दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, तो ये क्या आ गया 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कॉमन नेम हो जाएगा, ये बनेगा। और इसको हम कॉमनली बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड, इस नाम से जाना जाता है ये सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। और जो सल्फानिलिक एसिड है, अब इस पे आप देख रहे हैं ये वाला ग्रुप कैसा है, ये जो NH2 ग्रुप है बेसिक, और ये ग्रुप कैसा है एसिडिक है। तो यह जनरली एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में, और ज्यादातर इक्विलिब्रियम इसी तरफ लाई करता है। यह H पॉजिटिव देगा और यह H पॉजिटिव ले लेगा, और यह इस एक इंटरनल सॉल्ट बना लेगा, यह आयन बनाएगा, इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये NH3 पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव। इनको हम बोल, देखिए इसी ग्रुप के अंदर यह बेसिक ग्रुप है, यह एसिडिक ग्रुप है, तो यह H पॉजिटिव देगा, यह H पॉजिटिव लेगा, तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक किस्म से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। तो इसको हम यह भी कह देते हैं कि यह इंटरनल सॉल्ट बना लिया इसने, इनको हम इंटरनल सॉल्ट भी कह देते हैं, इंटरनल सॉल्ट यह भी कह देते हैं। इसको हम ज्वीटर आयन भी कह देते हैं, ज्वीटर आयन भी कह देते हैं इसको हम, ज्वीटर आयन, या इसको डाइपोलर आयन भी कह देते हैं, डाइपोलर आयन। किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप और उनकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाए तो उनको बोलते हैं इंटरनल सॉल्ट या ज्वीटर आयन या डाइपोलर आयन। सेम हम प्रोटीन में भी पढ़ेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स कराएंगे, अमीनो एसिड भी यह बना लेते हैं ज्वीटर आयन, इसकी फॉर्म में रहते हैं, तो यह बना लेंगे। और यह
जीटर आयन कहलाएगा सल्फानिलिक एसिड का। यह अगर ज़्यादातर इक्विलिब्रियम इसी में लाई करता है। तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है यह प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और SO3H ग्रुप जो होगा यह प्रोटॉन डोनेट करेगा। और इस टाइप से जो सॉल्ट बनता है उसको हम इंटरनल सॉल्ट कहेंगे और इस इंटरनल सॉल्ट को बोलते हैं जीटर आयन या डाइपोलर आयन बोलते हैं। और यही रीजन है कि जो यहाँ पर जीटर आयन कैरेक्टर इसके अंदर होता है, इसी वजह से सल्फानिलिक एसिड जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर यह पूछ लें कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है तो उसका रीजन यही आएगा कि सल्फानिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन और जीटर आयन, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और प्रैक्टिकली यह वाटर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर के अंदर यह प्रैक्टिकली वाटर कहें हम यहाँ पर, या हम यहाँ पर कहें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपको पता ही है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहें तो उसमें प्रैक्टिकली क्या होंगे, उनमें यह प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। रीजन, क्योंकि यहां पर आप देख रहे डाइपोलर आयन बन गए तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोजली पैक्ड होंगे और वही रीजन है उसकी वजह से क्या हो गया, इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी मॉलिक्यूल के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया और इसकी लैटिस को ब्रेक करने के लिए लैटिस एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर यह वाटर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल भी हो गया। यही रीजन है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है और इनमें इनसॉल्युबल क्यों होता है। अगर अलग से पूछ ले तो उसका रीजन क्या आ जाएगा, सल्फानिलिक एसिड एग्जिस्ट एज जीटर आयन और डाइपोलर आयन ड्यू टू विच they have high melting point and almost insoluble in water and organic solvent। क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब इसमें भी इनफैक्ट क्या होता है, यहाँ पर जो हमने लिया है ये रिएक्शन, इनफैक्ट तो यह माना जाता है कि सल्फानिलिक एसिड जो इसमें कन्वर्ट हुआ है ना, यहाँ पर इसमें जो गया है, यह इनफैक्ट पहले क्या करता है, यह पहले इसके साथ रिएक्ट करके और एक अमीन सॉल्ट बनाता है और उसके बावजूद ये इसमें कन्वर्ट होता है। जनरली तो ये कहते हैं कि पहले ये H2SO4 से रिएक्ट करेगा और H2SO4 से रिएक्ट करके अमीन सॉल्ट बनाएगा, ये H पॉजिटिव देगा, ये H पॉजिटिव ले लेगा तो यह अमीन सॉल्ट बन जाएगा। यह बन गया यहाँ पर अमीन सॉल्ट NH3 पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, यह बनता है। और फिर यह जो है यह रीअरेंजमेंट होकर वाटर निकाल के इसमें कन्वर्ट होता है। यह जब इसको हीट करते हैं 455 टू 457 केल्विन पे तो यह वाटर निकालता है और इसमें कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, एनिलीन हाइड्रोजन, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट यह बनता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट यह बनता है। तो रिएक्शन ऐसा माना जाता है कि इस अमीन सॉल्ट के थ्रू होती है, ये यहाँ इसमें और ये फिर इसमें जाता है और सल्फानिलिक एसिड इसमें एग्जिस्ट करता है डाइपोलर आयन में, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। टेम्परेचर जो है तकरीबन 450 से और इसका 450 से 450 तक लेते हैं, तो दिस शुड बी दिस वन, ठीक है। 455 टू 475 तक होता है, तो तकरीबन याद रखने के लिए 450 से और 450 केल्विन की रेंज में हम इसको याद रखते हैं। एक फिनॉल का आपने ऑक्सीडेशन किया था ना, फिनॉल का आपने ऑक्सीडेशन किया था पोटासियम डाइक्रोमेट इन H2SO4 से, उसी तरह अगर यहाँ पे एनिलीन का भी करते हैं, एनिलीन है और इसका भी अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4, तो यह भी वही प्रोडक्ट बनाएगा जो आपने वहां पे पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पैराबेंजोक्विनोन, यही बनता है। उसका स्ट्रक्चर बनाते हो ध्यान रखना बेटा, कभी सारे 3 डाल दो इसके अंदर ही, तो यह बना देगा पैरा बेंजोक्विनोन। फिनॉल को लेकर के यह रिएक्शन आई हुई है आपके CBSE एग्जाम के अंदर
यह रिएक्शन सीबीएसई एग्जाम में आई हुई है। एक और रिएक्शन जो आपको बता दे, थोड़ी सी सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी आपको करवा देते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। पहले चीज इसको दिखाएंगे कौन, एलिफेटिक अमीन दिखाएंगे इसको, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, केवल एलिफेटिक, एरोमेटिक थोड़े दूसरे तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी एलिफेटिक अमीन इसको दिखाएंगे। जब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को ट्रीट किया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड यही लें हम, इसके साथ ट्रीट किया जाता है, तो यह यहां पर इसके साथ रिएक्ट करके वार्म कर दें इसको, ये यहां पर बनाते हैं RNHCSH डबल बॉन्ड S, डाइथायो अल्काइल कार्बामिक एसिड बोलते हैं इसको, डाइथायो अल्काइल कार्बामिक एसिड कहते हैं इसको, डाइथायो एल्काइल कार्बामिक एसिड, यह बोलते हैं। अब आर जो भी ग्रुप हो, सपोज आर यहाँ पर मिथाइल इथाइल जो भी है वो यहाँ एल्काइल की जगह आ जाएगा, तो डाइथायो इथाइल इथाइल आ जाएगा, मिथाइल है तो मिथाइल कार्बामिक एसिड बोल देते हैं इसको। तो जब यहाँ पर हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को हीट करते वार्म करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो यह बनाता है डाइथायो एल्काइल कार्बामिक एसिड, और यह डिकम्पोज हो जाता है जब इसको हम हीट करते हैं, यह डिकम्पोज हो जाएगा जब इसको हम हीट करेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, मर्क्यूरस क्लोराइड होता है Hg2Cl2, डाइमर में एग्जिस्ट करता है ये, और हम यहाँ पे लेके चले मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसके साथ हीट करते हैं तो यह डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज हो गए ये बनाएगा अल्काइल आइसोथायोसायानेट, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और इसको हम बोलते हैं एल्काइल आइसोथायोसायानेट, थायोसायानेट, अल्काइल आइसोथायोसायानेट, और क्या निकल जाएंगे 2 Cl 2 HCl निकल जाएंगे। और जो यहां पर ये बनता है एल्काइल आइसोथायोसायानेट, इसकी स्मेल जो होती है, स्मेल, इट स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, तभी इस रिएक्शन को नाम दिया गया है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। यह आ जाएगी कि प्राइमरी अमीन रिएक्ट करते कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब वार्म करते हैं तो ये डाइथायो अल्काइल कार्बामिक एसिड बनाएंगे, जो कि हीट करने पे डिकम्पोज हो जाएगा। हीट किससे करेंगे, विद मर्क्यूरिक क्लोराइड, और क्या दे देगा, अल्काइल आइसोथायोसायनेट दे देगा। और अल्काइल आइसोथायोसायनेट जो बनते हैं उनकी स्मेल कैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसलिए रिएक्शन को नाम दिया गया है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और यह प्राइमरी अमीन जो एलिफेटिक होते हैं उनके टेस्ट के लिए इसको यूज कर लेते हैं। तो यह होती है रिएक्शन। चैप्टर आपका कंप्लीट है बेटा। इसकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं एनसीईआरटी से वो सारी आप करेंगे, डिस्टिंग्विश वगैरह सब कुछ आप इसमें करेंगे। ये देखिए बेटा, डिस्टिंग्विश के लिए कुछ आपको बताइए इसके अंदर कि डिस्टिंग्विश के लिए टेस्ट हम जो लेकर के चलते हैं, तो इसमें एक तो हम लेके चलते हैं कि जो आपके प्राइमरी अमीन में प्राइमरी और केवल एरोमेटिक अमीन्स, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वह इस टेस्ट को दिखाएंगे केवल, और कौन सा आप कर भी चुके हैं, एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन,
ये आपको पता है कि जब एनिलीन का आप एजोटाइजेशन कर इसकी रिएक्शन कैरी आउट करते हैं आप, इसका डाइजेनियम सॉल्ट बनाने के लिए डाइएजोटाइजेशन इसकी कैरी आउट करेंगे, तो क्या लेंगे, एनिलीन, और इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं नाइट्रस एसिड प्लस HX या HCl जो भी आप लेकर के चलते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, यानी बेंजीन डाइएजोनियम HCl लिया है तो यहाँ पर क्या बना दे, Cl नेगेटिव प्लस 2 वाटर, यह बन जाएगा। और आपको पता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल रहता है। अब अगर इस सॉल्यूशन को हम, जो यहाँ पर ये बना है, इस सॉल्यूशन को अगर हम ट्रीट कर दें, इसमें ऐड कर दें कोल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, इसके अंदर आपको ऐड क्या करना है, कोल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ cold alkaline solution of 2-naphthol. 2-naphthol इसको ऐड करते हैं, NaPH2HOL, 2-naphthol, या इसको हम जनरली बीटा नेफ्थॉल भी बोल देते हैं, बीटा नेफ्थॉल ये भी कह देते हैं। ये डालना, तो यहां पर हमें क्या होगा, इसके साथ ट्रीट करने पे ऑरेंज कलर की डाई मिल जाएगी, ऑरेंज या रेड डाई आप कह सकते हैं, यह इसमें ऑब्टेन हो जाएगी, ऑरेंज या रेड डाई ऑब्टेन हो जाएगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, जो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बन गया, इसको ट्रीट किससे करवा दें, बीटा नेफ्थॉल से। बीटा नेफ्थॉल क्या हो जाएगा, और यहां पे OH ग्रुप, ये लेंगे। फिनॉल के साथ आपने की है कपलिंग रिएक्शन, वही है ये, डाइल्यूट NaOH, क्योंकि pH कितनी रखनी है आपको, 9 to 10। रीजन मैं बता चुका हूं इसका कि pH ये क्यों रखते हैं। तो यहाँ पर डाई जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर ये जो पोजीशन है यहाँ पर ये ग्रुप लग जाएगा, OH दिस, एंड दिस इज बीटा नेफ्थॉल, ये है बीटा नेफ्थॉल। बीटा नेफ्थॉल कहें या 2-नेफ्थॉल कहें, और ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, इसको अगर हम कहें तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 के ऊपर ये वाला जो ग्रुप है इसको हम कह देंगे 1 फिनाइल एजो, 1 फिनाइल एजो, और 2 क्या आ गया, नेफ्थॉल, और यह ऑरेंज या रेड कलर की डाई होगी, ऑरेंज डाई। और इस टेस्ट को केवल कौन देंगे, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन देगा केवल इस टेस्ट को, ये ध्यान रखना। कार्बाइल अमीन टेस्ट है, कार्बाइल अमीन टेस्ट को केवल कौन देंगे, प्राइमरी अमीन देंगे, दोनों दे देंगे, प्राइमरी अमीन देंगे, चाहे आपके पास एलिफेटिक हो या आपके पास एरोमेटिक हो, दोनों देते हैं। जिसमें ऑफेंसिव स्मेल आती है, आइसोसाइनाइड बनता है, कार्बाइल अमीन, ये दोनों देंगे। और ये कब यूज करते हैं, प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी या टर्सरी से डिस्टिंग्विश करने के लिए, तब इसको यूज करते हैं। और अगर इन दोनों में भी डिस्टिंग्विश करना हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी के अंदर, तो अभी जो मैंने बताया यह एजोडाई वाला हम यूज कर लेंगे। अगर आपको मान लो एक यह दे दिया CS3NH2 और एक आपको दे दिया एनिलीन C6H5NH2, इसमें डिस्टिंग्विश करो, तो इनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एजोडाई वाला टेस्ट कर देंगे, यह दिखाएगा यह नहीं दिखाएगा, यह टेस्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं। क्लियर। और इसमें देखिए नाइट्रस एसिड वाला भी हमने आपको बताया था, नाइट्रस एसिड के साथ कल रिएक्शन बताई थी HNO2 के साथ, उसमें भी क्या था, अगर हम जिक्र करते हैं एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का, तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन जो है उस केस में वो N2 गैस निकाल रहे थे, बताया था आपको, क्योंकि एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा था, और एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट जो बन रहा था
यह अनस्टेबल था, डिसोसिएट होकर के नाइट्रोजन कार्बोकैटायन दे रहा था और फर्दर जो अल्कोहल वगैरह बना रहे थे, अल्कोहल एल्किन और अल्काइल हलाइड, और अल्कोहल उसमें प्रीडोमिनेंट था। तो जो N2 गैस यहाँ पे निकलती है उसके इफ्लोरेसेंसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रिस्क इफ्लोरेसेंसेस आ जाएंगे नाइट्रोजन गैस के जब ये इवॉल्व होगी। और यह इसमें नहीं होगी, एरोमेटिक वाले में यह नहीं होती है। एरोमेटिक वाले जो होंगे उसको क्या था, एरोमेटिक वालों को जो आपने ट्रीट किया था प्राइमरी अमीन को इसके साथ, तो उन्होंने क्या बना दिया था, उन्होंने बनाया था ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, यह बनाया था। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को फर्दर ये ऊपर वाला टेस्ट कैरी आउट कर देंगे, बीटा नेफ्थोल वाला, तो यह हो जाएगा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके, तो यह बनाया था। और फिर इस सॉल्यूशन में अगर हम अल्कलाइन मीडियम के अंदर बीटा नेफ्थोल डाल देंगे तो ऑरेंज या रेड कलर की डाई आ जाती है। और जब ये HNO2 के साथ रिएक्शन किसकी बताइए, ये तो कौन निकालेगा, प्राइमरी एलिफेटिक, और यह रिएक्शन प्राइमरी एरोमेटिक, और फर्दर इसमें बीटा नेफ्थोल डाल देंगे। तो यह भी इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और सेकेंडरी अमीन के लिए क्या बताया था, सेकेंडरी अमीन जब रिएक्ट करते दोनों के दोनों क्या बनाते थे, वहां पर दोनों के दोनों जो है वो N नाइट्रोसो अमीन बना रहे थे, और N नाइट्रोसो अमीन जो है वो येलो ऑयली लिक्विड की फॉर्म में सेपरेट होता था। और उसके अंदर फिर हमने क्या किया था कि उसको हमने N नाइट्रोसो अमीन को ट्रीट किया था, उसको वार्म कर दिया था, उसमें फिनॉल के क्रिस्टल डाल के इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4, तो उसका कलर ग्रीन हो गया था। और फिर उसमें जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था तो उसका कलर ब्लू कलर हो गया था, डीप ब्लू, और फिर उसको हमने डाइल्यूट किया था तो रेड हो गया था। यानी टेस्ट आपको हमने बताया था, लाइबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन बताई थी, वो हम यूज कर सकते हैं। यह हम यूज करेंगे सेकेंडरी अमीन आपके पास कोई भी हो, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे आपके पास वो एलिफेटिक हो, उसको प्राइमरी एंड टर्सरी से डिस्टिंग्विश करने के लिए। एलिफेटिक और एरोमेटिक जो सेकेंडरी होंगे वो तो दोनों दिखाते हैं इस टेस्ट को, ये हमने यूज किया था इसके अंदर। क्लियर। तो इनमें एजोडाई या लाइबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट और कार्बाइल अमीन टेस्ट, और एक और आपको बताया था हमने हिंसबर्ग वाले पे हम तभी जाएंगे जब इनमें से कोई नहीं होता, थोड़ा लंबा होता है वो इसलिए। तो हिंसबर्ग वाला भी कल आपको हमने बता दिया था डिस्टिंग्विश करने के लिए। चैप्टर बेटा मेरी तरफ से फिनिश है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से आप पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका लास्ट ऑर्गेनिक का जो होगा वो स्टार्ट करेंगे हम, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।